कंगना रनौत ने डायरेक्टर हंसल मेहता पर निशाना साधा जब उन्होंने कॉमेडियन कुणाल कामरा के सपोर्ट में बात की और कंगना के घर की तोड़फोड़ पर सवाल उठाए। हंसल मेहता ने एक यूजर से एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, क्या कंगना का घर तोड़ने वाले गूंज थे? क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को चैलेंज करने के लिए किया गया या FSI वायलेशंस की वजह से? उनका कहना था कि दोनों इंसिडेंट्स अलग है, जिसमें कामरा की वेन्यू पर अटैक उनकी फ्री स्पीच के खिलाफ था, जबकि कंगना का घर किसी और वजह से तोड़ा गया था। इस पर रिएक्ट करते हुए कंगना ने लिखा कि उन्हें हरामखोर कहा गया, धमकियां मिली, रात के अंधेरे में उनके वॉचमैन को नोटिस दिया गया और सुबह बुलडोजर लेकर पूरा घर तोड़ दिया गया। हाईकोर्ट ने इसे इल्लीगल बोला था, लेकिन लोगों ने उनकी तकलीफ का मजाक बनाया। उन्होंने हंसल को टारगेट करते हुए कहा कि हंसल की इनसिक्योरिटी और मीडियोक्रिटी ने उन्हें सिर्फ बिटर और स्टूपिड ही नहीं बनाया, बल्कि उन्हें अंधा भी कर दिया है। ये कोई उनकी थर्ड क्लास सीरीज या अट्रोशियस फिल्म्स नहीं है जो वो झूठ बेच रहे हैं। हंसल मेहता ने कंगना के अटैक पर सिर्फ इतना कहा, गेट वेल सून। इसके अलावा कंगना ने कुणाल कामरा के किए गए जोक्स को डिसरेस्पेक्टफुल बोला और कहा कि उनका 2020 का केस इल्लीगल था, जबकि कामरा के मैटर में लीगल एक्शन लिया जा रहा है। आपका क्या मानना है? क्या कंगना का कहना सही है? रहना है तेरे दिल में, जो 2001 में रिलीज हुई थी, रोमांस और ड्रामा से भरी हुई थी। इस फिल्म में दिखाए गए स्टॉकिंग सीन्स पर एक्टर AR माधवन उर्फ मैडी ने अपना रिस्पॉन्स शेयर किया और कहा कि उस वक्त जब सोशल मीडिया और फोन्स नहीं थे, तब लड़कियों से मिलने का ये एक तरीका था, और कहा कि गांव में हर महीने छोटे मोटे त्योहार मनाते रहते थे ताकि सब लोग एक दूसरे से मिलजुल पाएं। पर सिटी में कोई लड़का लड़की से कैसे मिल सकता है? मिलने के लिए पार्टनर के साथ बार में तो नहीं जा सकते। एक टाइम पे मैडी भी नाइट क्लब्स जाते थे। वहाँ हमेशा ऐसे कपल्स होते थे जो अपने पार्टनर के साथ गलत बिहेव करते थे, जिससे और भी लड़कों का नाम खराब होता है और बहुत से लड़के क्लब जाने से डरते हैं। मैडी ने कहा कि आज के स्टैंडर्ड से पुरानी बातों को जज नहीं करना चाहिए। इस फिल्म में दिया मिर्जा ने भी एक्ट किया था और दिया ने भी उन स्टॉकिंग सीन्स पर अपना व्यू पॉइंट शेयर किया और कहा कि स्टॉकिंग एक बुरी चीज है और वो इसके सख्त खिलाफ है, और कहा अगर ये आज मूवी उन्हें ऑफर होती तो वो स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस जरूर करती। रहना है तेरे दिल में को रिलीज के वक्त उतनी सक्सेस नहीं मिली थी, लेकिन ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक बन गई है। इसके गाने सच कह रहा है और जरा जरा को आज भी लोग बेहद पसंद करते हैं। बॉलीवुड में कई सारे एक्टर्स रहे हैं जिनके खुद के स्ट्रगल्स है, क्योंकि उनके पास कपूर खान या फिल्मी बैकग्राउंड वाला नाम नहीं है। मगर लेट राज कपूर के परिवार का एक सदस्य जो फिल्मों में अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, उनका नाम है जतिन सायल। जतिन सायल राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर की बहन उर्मिला सायल कपूर की बेटी है, यानी कि वो कपूर फैमिली का एक हिस्सा है, लेकिन फिर भी उन्हें इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता है। जतिन ने अपनी जर्नी असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में शुरू की थी, जब उन्होंने अपने अंकल शशि कपूर की फिल्म अजूबा 1991 में काम किया। उसके बाद उन्होंने अपने कजिन ऋषि कपूर के साथ भी काम किया, लेकिन डायरेक्शन छोड़ उन्होंने एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमानी शुरू की। जतिन ने अब लौट चले 1999 में एक इम्पोर्टेंट रोल किया, जो ऋषि कपूर की फिल्म थी। इसके अलावा उन्होंने कई टीवी शोज में काम किया, जैसे सास, दर्द, संजीवनी, रिश्ते, तशने इश्क, दरार और परंपरा। एक इंटरव्यू में जतिन ने बताया कि उनका सपना एक लीडिंग एक्टर बनने का था, लेकिन उन्हें एक आउटसाइडर की तरह स्ट्रगल करना पड़ा। कपूर फैमिली का हिस्सा होने के बावजूद उन्हें कभी उसका फायदा नहीं मिला। आज भी जतिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है और अपनी लाइफ के अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। उनकी जर्नी एक मिसाल है कि फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद सक्सेस हर किसी के लिए आसान नहीं होता। आमिर खान ने एक रीसेंट इंटरव्यू में मजाक में कहा कि शाहरुख खान और सलमान खान ने मिलकर उनका करियर खत्म करने की साजिश रची थी, जिसके चलते उन्हें दंगल में एक बूढ़े और मोटे आदमी का रोल दिया गया। आमिर ने बताया कि उन्होंने इनिशियली दंगल का स्क्रिप्ट सुनते ही रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उस वक्त वो धूम 3 के बाद अपनी पीक फिटनेस में थे और एक 55 साल के पिता का रोल करने के लिए तैयार नहीं थे। आमिर ने कहा कि उन्होंने नीतीश तिवारी से कहा कि ये स्क्रिप्ट अच्छी है, उन्हें पसंद भी आई, पर उन्होंने अभी धूम 3 की है जिसमें वो एकदम फिट लग रहे हैं। उनका बॉडी फैट सिर्फ 9.6% है और अब वो नहीं चाहते कि वो एक 55 साल के मोटे आदमी का रोल करे।
फिर मजाक में उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि शाहरुख और सलमान ने उन्हें भेजा है और बोला है उसको बूढ़े का रोल दो और उसे इंडस्ट्री से निकलवाओ। लेकिन दंगल की कहानी उनके दिमाग में छप गई और उन्होंने 10-15 साल वेट करने के बजाय फिल्म करने का फैसला ले लिया। आमिर ने ये भी माना कि दंगल करते वक्त उनको लगा कि लोग उनकी असली उम्र देख लेंगे और उनका धूम 3 वाला जवान लुक एक्सपोज हो जाएगा। आखिर में उनका डिसीजन सही साबित हुआ, क्योंकि दंगल आज भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है। अब फैंस अब भी इस फिल्म को उतनी ही शिद्दत से पसंद करते हैं जितनी शिद्दत से ये बनाई गई थी। किशोर कुमार और मधुबाला का रिश्ता हमेशा से फैंस और फिल्म हिस्टोरियंस के लिए एक राज रहा है। उनकी फिल्मों की जोड़ी आइकॉनिक थी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ एक मिस्ट्री से बनी रही। चलती का नाम, गाड़ी, झुमरू और हाफ टिकट जैसी फिल्मों में उनकी केमिस्ट्री लाजवाब थी, लेकिन क्या रियल लाइफ में भी वैसा ही प्यार था? फिल्म फेयर के एक पुराने इंटरव्यू में किशोर कुमार ने एक शॉकिंग बात कही थी। वो मधुबाला के कभी प्यार में नहीं थे। ये सुन के हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि दुनिया उनके रिश्तों को एक रोमांटिक कहानी समझती थी। किशोर कुमार ने बताया कि मधुबाला उनके दोस्त दिलीप कुमार की गर्लफ्रेंड थी और वो सिर्फ एक मैसेंजर की तरह काम करती थी। उनका कहना था कि शादी का आइडिया मधुबाला का था। मधुबाला ने उन्हें प्रपोज किया और इंसिस्ट भी किया। ये रिविलेशन उनके रिश्तों की एक नई तस्वीर दिखाता है। शायद ये एक समझदारी का फैसला था, न कि एक पैशनेट लव स्टोरी। एक और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मधुबाला ने एक बार मजाक में कहा था, कभी उसे मत छोड़ना वरना मैं उसकी जगह ले लूंगी। ये तब कहा जब किशोर कुमार अपनी पहली बीवी रूमा के साथ थे। 1960 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन ये एक फेरी टेल रोमांस नहीं थी। मधुबाला तब तक एक सीरियस हार्ट कंडीशन से जूझ रही थी। शादी के कुछ साल बाद उनका हेल्थ और बिगड़ गया और किशोर कुमार उन्हें लंदन भी ले गए ट्रीटमेंट के लिए, पर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था और 1969 में मधुबाला दुनिया को अलविदा कह गई। बॉलीवुड में कई स्टार्स सिर्फ कंट्रोवर्सीज के लिए फेमस है और वही लेट एक्टर राजकुमार बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर में से एक थे। उन्हें पाकीज़ा और वक्त जैसी फिल्म से जाना जाता है, पर वो अपनी एक कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट के लिए भी याद किए जाते हैं। वेटरन एक्टर राजा मुराद ने रिसेंटली बताया कि राजकुमार ने एक बार जुहू बीच पर एक आदमी को मार डाला था। ये इंसिडेंट तब हुआ था जब राज अपनी फ्रेंड और उनकी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे थे और किसी ने उनके दोस्त की गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ गलत कमेंट्स पास किए थे। राजकुमार ने गुस्से में आके उस आदमी को इतना मारा कि वो मर गया। इसके बाद उनके ऊपर मर्डर केस भी चला, लेकिन कोर्ट ने उन्हें एक्विट कर दिया। राजा कहते हैं कि उनके पिता राजकुमार के दोस्त थे और हर कोर्ट हियरिंग में जाते थे। ये केस महीनों तक चला। ये इंसिडेंट तब का है जब राजकुमार ने डेब्यू भी नहीं किया था और तब वो कॉप द मुंबई पुलिस में थे। राजकुमार ने रंगीली फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू किया था। एक इंटरव्यू में फिल्म मेकर मेहुल कुमार ने कहा कि राजकुमार ने एक बार नाना पाटेकर के साथ फिल्म तिरंगा में काम करने से अनकनी जताई थी और कहा था कि उन्हें क्यों साइन किया गया। वो सेट पर आकर गाली देते हैं और लोगों को मारते हैं। ये कंट्रोवर्सी को छोड़कर अगर देखा जाए तो राजकुमार काफी शांत स्वभाव के थे और नेक इंसान थे। गौरी खान ने अपने दादर वेस्ट के फ्लैट को 11.61 करोड़ में बेच दिया है और इसे बेचने पर उन्हें 37% का प्रॉफिट भी हुआ है। ये प्रॉपर्टी कोहिनूर अल्टिस्मो कॉम्प्लेक्स में थी, जिसे कोहिनूर CTNL इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने डेवलप किया था। गौरी ने इस फ्लैट को 2022 में 8.5 करोड़ में खरीदा था और अब 3 साल बाद उन्होंने इसे काफी अच्छे मुनाफे के साथ बेच दिया। फ्लैट 21वें फ्लोर पर था और 2000 स्क्वायर फीट एरिया में था, जिसमें 2 पार्किंग स्पेसेस भी थी। ये सेल उस वक्त हुआ जब शाहरुख खान और गौरी मन्नत को रिनोवेट करने के लिए टेम्परेरी शिफ्ट होने वाले थे। मन्नत में 2 साल तक रिनोवेशन चलेगा, जिसमें हाउस का एनेक्सी एक्सपांड करके 2 एक्स्ट्रा फ्लोर्स ऐड किए जाएंगे, जिससे घर में 616 स्क्वायर मीटर का स्पेस और बढ़ेगा। रिनोवेशन के दौरान खान फैमिली ने पाली हिल में पूजा कासा बिल्डिंग के लग्जरी ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट्स में शिफ्ट होने का फैसला किया है। शाहरुख खान ने ये अपार्टमेंट्स 3 साल के लिए लीज पर 8.67 करोड़ में लिए हैं। इसे बेचने के बाद गौरी खान ने अपनी फाइनेंशियल एक्यूमेन दिखाई है, जो उन्होंने रियल एस्टेट में भी सक्सेसफुली अप्लाई की है। शाहरुख खान, जो बॉलीवुड के रिचेस्ट एक्टर है, उनकी नेटवर्थ 7,300 करोड़ तक पहुंच गई है, जिसमें उनकी IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का भी मेजर कंट्रीब्यूशन है। वर्क फ्रंट पर शाहरुख की नेक्स्ट फिल्म किंग 2026 में रिलीज होगी, जिसे सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है।
बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सुपरस्टार सलमान खान की ईद स्पेशल फिल्म सिकंदर आजकल काफी चर्चे में है। सलमान खान और रश्मिका मंदाना का फिल्म का हिस्सा होने के वजह से फैंस काफी एक्साइटेड थे, पर फिल्म के बारे में जितना सोचा था उतना अच्छा रिस्पांस बॉक्स ऑफिस पर नहीं मिला। मनोज देसाई, जो कि G7 मल्टीप्लेक्स के और मराठा मंदिर सिनेमा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ने बताया कि आखिर क्यों सिकंदर ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। मनोज फिल्म मेकर्स को ब्लेम कर रहे हैं और कहते हैं कि मूवी में रश्मिका के कैरेक्टर को बहुत जल्दी मार दिया गया। उनका कहना है कि ये डिसीजन भाईजान की इनसिक्योरिटी की वजह से लिया गया होगा। मनोज ने कहा कि उन्होंने पब्लिक से रिव्यूज लिए और ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाथा ने भी उनसे कहा कि क्या जरूरत थी फिल्म में हीरोइन को इतने जल्दी खत्म करने की, ऐसा क्या कॉम्प्लेक्स था। जब फिल्म आगे बढ़ती है तो लगता है कि कुछ सही नहीं हो रहा है। मनोज ने भाईजान को डायरेक्टली एड्रेस करते हुए कहा कि वो सलमान के दोस्त है और गेटी गैलेक्सी उनका दूसरा घर है। तो ये इंटरव्यू सुनने के बाद शायद सलमान को बुरा भी लगे, पर ये पब्लिक के रिव्यू है और वो कोई गलत या झूठी बातें नहीं बोल रहे हैं। मनोज ने साजिद नाडियावाला से भी बात की और साजिद ने उन्हें रीअश्योर किया कि डोंट वरी, पिक्चर निकल जाएगी। क्या भाईजान अपना गोल्डन टच खो रहे हैं? मुगल-ए-आज़म एक ऐसी आइकॉनिक मूवी थी जिसे देखने के लिए लोग कई दिनों तक लाइन में वेट किया करते थे। फिल्म में दिलीप कुमार और मधुबाला ने किरदार बहुत अच्छे से निभाया था, जिसे ऑडियंस ने काफी पसंद किया था। के आसिफ ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और उस टाइम की सबसे हाई बजट वाली फिल्मों में से एक थी। प्रोडक्शन के टाइम बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, पर आखिरकार ये फिल्म सुपरहिट हुई। इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर, राजा मुराद और हमीद अली मुराद ने भी एक्ट किया था। एक इंटरव्यू में राजा मुराद बताते हैं कि लोग मंडे की टिकट बुक करने के लिए सैटरडे से ही लाइन लगा दिया करते थे। उन्होंने खुद अपनी आंखों से ये भीड़ देखी थी। लोग रोड पर ही सो जाया करते थे। उनके फैमिली मेंबर्स उनके लिए घर से खाना लाया करते थे और इतना सब वो सिर्फ टिकट पाने के लिए करते थे। लाइन अगर बॉम्बे सेंट्रल से लगती थी तो महालक्ष्मी तक पहुंच जाती थी। मुराद बताते हैं कि ऐसी फिल्म फ्यूचर में कभी नहीं बन सकती है, क्योंकि शायद भगवान ने मधुबाला, आसिफ और कपूर को मिशन पे भेजा था और वो मिशन ये मूवी में किरदार निभाना था। जहां उस वक्त सारी फिल्में मोनोक्रोम में शॉट की जाती थी, वही उस वक्त प्यार किया तो डरना क्या सॉन्ग का कलर शॉट लिया गया था। ये मूवी न सिर्फ एक मूवी रही है, बल्कि ये एक हिस्ट्री बन चुकी है फिल्म जगत की। सलमान खान ने अपनी लेटेस्ट फिल्म सिकंदर के प्रमोशन के दौरान बॉलीवुड में फ्लॉप होती फिल्मों के असली वजह पर खुलकर बोला। उनका कहना था, जब इतनी गंदी पिक्चर्स बनाएंगे तो फ्लॉप तो होंगी ही, और ये भी माना कि अगर उनकी कोई फिल्म नहीं चलती तो इसका मतलब है कि वो अच्छी नहीं बनी। सलमान ने एक्सेप्ट किया कि फ्लॉप होने की जिम्मेदारी सिर्फ डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की नहीं, बल्कि स्टार की भी होती है, क्योंकि वही पोस्टर्स और स्क्रीन पर दिखते हैं। उनका कहना है कि आजकल फिल्म मेकर्स गलत वजह से फिल्में बना रहे हैं। या तो उनके पास किसी बड़े स्टार की डेट होती है या फंडिंग मिल जाती है, लेकिन स्क्रिप्ट पर उतना ध्यान नहीं देते। सलमान के मुताबिक एक अच्छी फिल्म तभी बननी चाहिए जब उसके पास एक सॉलिड स्क्रिप्ट हो, सिर्फ किसी ट्रेंड को फॉलो करने या दूसरे फिल्म मेकर से कम्पीट करने के लिए नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि आज की ऑडियंस OTT प्लेटफॉर्म्स की वजह से ग्लोबल सिनेमा देख रही है, इसीलिए फिल्म मेकर्स को उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उनका मानना है कि स्पून फीडिंग करने की बजाय कंटेंट को जेन्युइनली एंगेजिंग और रिलेटेबल बनाना चाहिए। सलमान ने बात खत्म करते हुए उम्मीद दिखाई कि बॉलीवुड फिर से अपनी क्वालिटी फिल्म मेकिंग पर वापस आएगा। हाल ही में सलमान को सिकंदर में रश्मिका मंदाना के साथ उनके एज डिफरेंस को लेकर भी खूब ट्रोल किया गया था। सिकंदर, जो AR मुरुगदॉस की डायरेक्शन में बनी, कुछ खास नहीं कर पा रही है बॉक्स ऑफिस पर। तो क्या भाईजान की बात इस पे भी लागू होती है?